बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने चैप्टर पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, और इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोगों को पढ़ा और उनका जीवन चक्र, जैसे मलेरिया के बारे में विस्तार से पढ़ा। और इसके पश्चात ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में पढ़ा, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, सभी पर क्या असर पड़ता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, उसको डिस्कस किया था। तो ये दो चीज़ें ख़त्म हुई इसमें। सभी हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहने के बाद हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, कौन सा अंग प्रभावित होता है, और इसके पश्चात ड्रग और अल्कोहल के बारे में विस्तार से पढ़ लिया। इसी के पश्चात अब इसमें अगला टॉपिक है एंटीबायोटिक्स एंड इम्यूनिटी। एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक दवाएं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? प्रतिजैविक दवाएं होती हैं। एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक दवाएं क्या होती हैं? जो हमारे शरीर में उपस्थित जीवाणुओं, कीटाणुओं को मार देती हैं, वही एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक दवाएं होती हैं। अब इसमें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो होती हैं उनकी क्या विशेषता होती है, क्या प्रभाव होते हैं, तो यहाँ पर पहले बता दें कि सबसे पहले एंटीबायोटिक, सबसे पहली प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवा किसने बनाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा बनाई। और ये एंटीबायोटिक दवा किससे बनाई? पेंसिलियम नोटेटम नामक कवक या फंजाई से बनी। ये पेंसिलियम नोटेटम क्या है? एक फंजाई या फफूंदी या कवक है, पेंसिलियम नोटेटम। इस कवक या फफूंदी से सबसे पहली एंटीबायोटिक दवाई बनी, जिस एंटीबायोटिक दवा का नाम है पेंसिलिन। पेंसिलिन ये एंटीबायोटिक दवा है और ये सबसे पहली बनी। इसके बाद बहुत सी एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनी, एंटीबायोटिक्स बनी, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई से बनाई गई। बैक्टीरिया और फंजाई या कवक से। फंजाई को हिंदी में कहते हैं कवक या फफूंदी, तो बैक्टीरिया और फंजाई इन दो से बनाई गई एंटीबायोटिक दवाइयाँ। और आजकल एंटीबायोटिक दवाइयों का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ जितनी भी होती हैं, एंटीबायोटिक दवाइयों की क्या विशेषता होती है कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो होती हैं ये हमारे शरीर में जीवाणुओं, कीटाणुओं को मार देती हैं। और वो जीवाणु कीटाणु क्या होते हैं? बहुत से हानिकारक होते हैं, वो मार देती तब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं उनको भी नष्ट कर देती है, जिसके कारण हमारे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयाँ को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो लाभदायक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं उससे। तो ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ बहुत ही लाभदायक भी होती हैं, घातक बीमारियों से हमको अच्छा भी करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो नुकसानदायक भी होती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ क्या होती हैं? जो हमारे शरीर के में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करती हैं, उन्हीं को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसको सबसे पहले किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। कब बनाया? 1928 में बनाया। किससे बनाया? पेंसिलियम नोटेटम नामक फंजाई या कवक से बनाया। और सबसे पहले किस फंजाई से बनाया? उस फंजाई या कवक का नाम है पेंसिलियम नोटेटम। और इस एंटीबायोटिक दवा का नाम भी क्या रखा गया? पेंसिलिन। और इसके पश्चात तमाम प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनी। किससे बनी? बैक्टीरिया या जीवाणु से और फंजाई या कवक से। तो इस प्रकार से ये एंटीबायोटिक दवाइयों को एक विशेष प्रकार की
दवाइयों के रूप में इसको जाना जाता है। एंटीबायोटिक दवाइयों को विशेष रूप से वंडर ड्रग भी कहते हैं, आश्चर्यजनक ड्रग, वंडरफुल ड्रग, क्योंकि इसके द्वारा अनेक से अनेक घातक बीमारियों की भी इलाज होता है, संभव हो गया। और आजकल तो हर बीमारी में एंटीबायोटिक दवाइयाँ जरूर लगाई जाती हैं। सभी लोगों एंटीबायोटिक दवाइयाँ हर एक में लगी होती हैं और उन्हीं से इलाज होता है, एंटीबायोटिक दवाइयों से। साथ में जैसे बुखार आ रहा है तो बुखार की दवा दे दी, साथ में एंटीबायोटिक भी लगा दी। तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ आँख से घातक बीमारियाँ जितनी भी हैं, साधारण से साधारण और बड़ी से बड़ी बीमारी में भी एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। ये तो एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में हुआ। अब पढ़ते इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के बारे में विस्तार से पढ़ना है। इम्यूनिटी या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। अब ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसी को इंग्लिश में इम्यूनिटी कहा जाता है। अब हमारे शरीर में दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, दो प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता होती है। नंबर एक, इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट माने जो जन्मजात होती है, मतलब जन्म से ही जो इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है, उसे जन्मजात इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता बाय बर्थ होती है, जन्म से ही होती है। तो ये इनेट माने जन्मजात बाय बर्थ होती है, या नॉन स्पेसिफिक मतलब इसमें कोई विशिष्ट नहीं होता है, मतलब जो रोगों की लड़ने की क्षमता होती है वो सभी प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता। नॉन स्पेसिफिक माने कोई विशिष्ट रोग से नहीं, हर प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता को नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं। और एक्वायर्ड या स्पेसिफिक क्या होती है? जो बाद में अर्जित की जाती है। बाद में जो जीवन काल के दौरान विभिन्न प्रकार से रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न होती है बाद में, जन्म के बाद, बहुत बाद में उत्पन्न होती रहती है, उसे एक्वायर्ड या स्पेसिफिक कहते हैं। वो विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं जो इनेट या जन्मजात होती है। जन्मजात रोगों से लड़ने की क्षमता कैसी होती है? बाय बर्थ कैसे होती है? सभी जीवों में होती है। मनुष्य में तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ सभी जीवों में होती है, जितने भी एनिमल्स होते हैं। अब मनुष्य में देखें, सबसे पहले क्या होता है? त्वचा। हमारे पूरे शरीर को कौन ढकता है? त्वचा ढकती है। तो त्वचा हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने का कार्य करती है। त्वचा हमारे सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। त्वचा हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाती है। कैसे बचाती है? त्वचा में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक पसीने वाली ग्रंथियां और दूसरी तेलीय ग्रंथियां, सीबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड को ऑयली ग्लैंड्स भी कहते हैं और स्वेट ग्लैंड मतलब पसीने वाली ग्रंथि। अब जो ये तेलीय ग्रंथियां और पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, ऑयली ग्लैंड होती हैं और स्वेट ग्लैंड होती हैं, तो जो पसीना निकलता है और जो त्वचा से तेल जैसा पदार्थ निकलता है, वो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। हाँ, अब इसमें ये जरूर होता है कि किसी की त्वचा में ऑयली ग्लैंड ज़्यादा होती हैं, मतलब तेलीय ग्रंथियाँ ज़्यादा होती हैं, और किसी के शरीर में स्वेट ग्लैंड या पसीने वाली ग्रंथियाँ ज़्यादा होती हैं। ये अलग अलग होता है।
लेकिन इन ग्रंथियों से जो भी पदार्थ निकलता है, तेल या पसीना, वो शरीर की रोगों से रक्षा करता है। उनके शरीर में इन्फेक्शन नहीं होने पाता। अगर त्वचा में ये पसीना या तेल बना रहेगा तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी बनी रहेगी प्राकृतिक रूप से। तो ये पसीना जो तेल होता है, ये कैसा होता है? एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक कैसा कि जो जिसमें कि संपर्क में जीवाणु कीटाणु आएंगे तो वो अपने आप ही मर जाएंगे। तो ये एंटीसेप्टिक होता है? ये जीवाणुओं कीटाणुओं को अपने आप मार देता है, इसीलिए ये एंटीसेप्टिक होता है। तो पहला तो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है कौन? त्वचा। और त्वचा में क्या स्रावित होता है? पसीना और तेल, आयस एंड स्वेट। तो ये इसमें जो तेल होता है, जो पानी होता है, वो एंटीसेप्टिक होता है, जीवाणुओं कीटाणुओं को मार देता है। अच्छा, अब इसके बाद आता है क्या? हमारे शरीर के जो ओपन अंग ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आँख से क्या निकलता है? आंसू निकलते हैं। तो आँख से जो आंसू निकलते हैं, आंसू मतलब कि जो उनमें आंसू में द्रव है, वो क्या है? एंटीसेप्टिक है। आँखों की जो सबसे ऊपर लेयर होती है कंजक्टिवा, उसमें जो पानी स्रावित होता है, द्रव स्रावित होता है, वो एंटीसेप्टिक होता है। तो वो जीवाणुओं कीटाणुओं को ऐसे ही नष्ट कर देता है। तो आँखों में जो द्रव स्रावित होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। इसके बाद मुंह के अंदर जो लार या स्लाइवा सिक्रीट होती है, जो लार बनती है, वो लार भी कहती होती है एंटीसेप्टिक होती है। लार के संपर्क में भी कोई जीवाणु कीटाणु आते हैं तो वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं जब लार के संपर्क में आते हैं, या आँखों में से जो द्रव निकलता है उसके संपर्क में आते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात ये नाक के अंदर जो म्यूकस सिक्रीट होता है, जो द्रव स्रावित होता है नाक के अंदर, वो भी कैसा होता है? एंटीसेप्टिक। उसके संपर्क में भी जो जीवाणु कीटाणु आते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं जो नाक के द्रव के संपर्क में आते हैं। तो आँख, नाक, मुंह, इन सब में जो द्रव स्रावित होता है, उसके द्रव के संपर्क में जीवाणु कीटाणु आने पर जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है कान। कान में क्या होता है? कान में एक ब्राउन कलर का वैक्स या मोम जैसा पदार्थ स्रावित होता है। ये जो मोम जैसा पदार्थ स्रावित होता है, ब्राउन वैक्स लाइक सब्सटेंस सिक्रीट होता है, ये भी कैसा होता है? एंटीसेप्टिक होता है। ये भी जीवाणुओं कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, मार देता है। ठीक है ना? तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं बाहर से, सभी ऑर्गन्स में जो द्रव स्रावित होता है, लिक्विड सिक्रीट होता है, वो सब एंटीसेप्टिक होता है। वो जीवाणुओं कीटाणुओं को मार देता है, नष्ट कर देता है। तो ये हमारा क्या है? जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता है, इनेट इम्यूनिटी है, जो जन्म से ही सभी में होती है, बच्चों में होती है। इसके पश्चात यदि जो हमारे भोजन और पानी के साथ जीवाणु कीटाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, आहार नाल में चले जाते हैं, तो आहार नाल में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? अम्ल जैसे किसी पदार्थ पे डालें, कागज पे डालें तो क्या होता है? लकड़ी पे डालें तो क्या होता है? जला देता है। पत्थर पे डालो तो पत्थर पे जला देता है। मतलब अम्ल के संपर्क में कोई भी जीवाणु कीटाणु आएगा तो वो पहले ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, जल करके। तो इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जो होता है, वो क्या होता है? जीवाणुओं कीटाणुओं को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो हमारे शरीर में भोजन और पानी के माध्यम से भी जीवाणु कीटाणु चले गए तो वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अमाशय में बनता है, वो नष्ट कर देता है। अब इसके पश्चात
नष्ट हो गया। अब इसके पश्चात फिर भी जीवाणु कीटाणु हमारे आमाशय में जिंदा रह गए और ब्लड के एब्जॉर्ब होने पर ब्लड में चले गए जीवाणु कीटाणु। तो ब्लड में जाने पर क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या WBC होती है, जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाती है। जो WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये 5 प्रकार की होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो ये जो WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाती है और ये भी जीवाणुओं कीटाणुओं को मारने का कार्य करती है। कौन? WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और ये 5 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो ये हमारे शरीर में जीवाणुओं कीटाणुओं को मारते हैं। और इसके पश्चात हमारे शरीर में कोई रोग एक बार हो गया, जैसे चेचक हो गए, तो चेचक ठीक होने के बाद क्या होता है कि जो प्रभावित कोशिकाएं होती हैं, जैसे चेचक रोग हो गया, मान लिया कि ये सब रोग प्रतिरोधक होने के बावजूद भी जैसे चेचक हो गया किसी को, तो चेचक होने के बाद ठीक हो गया, तो चेचक होने पर जो कोशिकाएं प्रभावित हो गए, जो सेल्स हमारी बॉडी की प्रभावित हो गए, तो उन सेल या उन कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है। इस पदार्थ को इंटरफेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन। ठीक है ना। जब कोई रोग हो जाता है, मैंने उदाहरण लिया चेचक का, चेचक रोग हो गया, तो चेचक रोग होने के बाद जब ठीक हो गया, तो जो प्रभावित हुई कोशिकाएं चेचक से, चेचक के रोग से, तो उनकी कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। इस रासायनिक पदार्थ को कहते हैं इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन क्या होता है? दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित होने से बचा लेता है, दूसरी कोशिकाओं की रक्षा करता है। तो इस प्रकार इंटरफेरॉन उत्पन्न हो गया, तो वो दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित नहीं होने देगा। तो इस प्रकार जैसे वायरस के द्वारा कोई रोग हो गया, तो दोबारा उस रोग के होने की संभावना बहुत कम रहती है, जल्दी दोबारा वो रोग नहीं होने पाता है, क्योंकि इंटरफेरॉन रोग जो भी होता है वो उस रोग को होने नहीं देता है। और उसके खिलाफ, उस रोग के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी भी बन जाते हैं, जो उस रोग को नहीं होने देते, उस रोग के जीवाणु कीटाणु को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये इनेट या जन्मजात जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसी के आगे कल हम लोग इसके आगे जो इम्यूनिटी की प्रक्रिया है उसको कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।